लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हॉस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, आप जान रहे हैं जैसा कि इस समय हिस्ट्री की क्लास चल रही है लगातार। हिस्ट्री सेशन को जो है आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक लाने के पीछे कारण ये था कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी ऑल इंडिया कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बनी होती है। तो मित्रों, आप लोग पूरी तरह कॉपी और पेन लेके डेडिकेट रहिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। आज हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आज इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आपको एक पहले कहानी बता के जो है समझाने का प्रयास करेंगे, फिर जो है इन बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से बताएंगे। देखिए मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं 18वीं 19वीं का सदी समय 18वीं 19वीं का समय चल रहा था। इस समय कौन सी सदी चल रही है? इस समय 21वीं सदी का समय चल रहा है ना 21वीं सदी का समय। मैं बात कर रहा हूँ 18वीं और 19वीं सदी का। ये जब 18वीं 19वीं सदी का समय चल रहा था, उस समय यूरोप में, यानी जो यूरोपीय अपने भारत में आए थे, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन, पुर्तगाल, ये सब थे ना। ये क्या हुआ था, यूरोप में एक बहुत तेजी से यहाँ का समाज जो है विकास कर रहा था, तीव्र गति से जो है विकास कर रहा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था यहाँ का पाश्चात्य ज्ञान का अपना लेना। पाश्चात्य ज्ञान का मतलब पश्चिमी ज्ञान। पश्चिमी ज्ञान को यूरोप वासियों ने अपना लिया था, तर्कवाद में ज़्यादा ध्यान देते थे और अपने कामों पर विश्वास करते थे। लेकिन जो कि अपना भारत था, ये भारत जो है अंधविश्वास, रूढ़वादिता, अंधभक्त बनकर इसमें विश्वास करता था। यही कारण था ये जो जर्जर समाज था बहुत पीछे हो गया और यूरोप जो है बहुत आगे हो गए। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये जब 19वीं सदी का समय क्रॉस करता है, उसी समय अपने भारत में 3 विचारधारा का जन्म होता है। कितने विचारधारा का? 3 विचारधारा का जन्म होता है। इसमें क्या जन्म होता है? इसमें जो पहले विचारधारा के आते हैं वो कहते हैं, मतलब विचार जब पहले विचारधारा के थे वो आपके थे हेनरी डेराजियो। कौन थे? हेनरी डेराजियो थे। ठीक है, इन्होंने कहा जो है जो भारत की संस्कृति है, क्या कहा? जो भारत की संस्कृति है ये बेकार है, इसे इन्होंने नकार दिया। कहा हमें जो है केवल पाश्चात्य ज्ञान को अपना लेना चाहिए। किसने कहा था? मैं आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था हेनरी डेराजियो ने। हेनरी डेराजियो का ये विचारधारा था। क्या इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जो है बेकार है, अर्थात इन्होंने इसको नकार दिया। क्लियर? लेकिन इसी में आगे बढ़ते हुए एक दूसरी विचारधारा आती है। दूसरी विचारधारा के जो थे व्यक्ति, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पाश्चात्य ज्ञान बेकार है। क्या कहा? पाश्चात्य ज्ञान यानी जो पश्चिमी देशों के ज्ञान हैं ये बेकार है, अर्थात हमारी जो संस्कृति है भारत की सबसे बेहतर है। ठीक, मतलब इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को हम लोग अपना लेते हैं और पाश्चात्य ज्ञान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक तीसरी विचारधारा आती है। कौन सी विचारधारा? तीसरी विचारधारा आती है। तीसरी विचारधारा जो आती है वो उसमें 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक, दूसरे थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें ना तो पूरी तरह से पाश्चात्य ज्ञान को अपनाना चाहिए,
ना तो पूरे तरीके से भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, बल्कि हमें अंधभक्ति हटा के, अंधविश्वास को हटाते हुए दोनों में जो अच्छा लगे उसे अपना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, एक अच्छे तरीके से हमारा विकास हो सकेगा। किसने कहा था, किसकी विचारधारा थी? तो राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां का विचारधारा था। क्लियर है? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके पूरी तरह डेडिकेट हो जाइए, अपने स्थान पे जो है बैठ जाइए। चलिए मित्रों, इसे हम रेस कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताना शुरू करते हैं एक एक। आप हमारे साथ बनाते भी रहिएगा, सुनते रहिएगा, नहीं तो ऐसा करिएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा, दोबारा वीडियो देखने के साथ साथ जो है नोट्स भी बनाइएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देख रहे हैं राजा राम मोहन राय 1774 से लेके 1833 तक। इसका मतलब ये है कि 1774 में इनका जन्म होता है और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज हम बता देते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1773-74 के आसपास जिनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण कुल के रहने वाले थे। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी वो शिक्षा दीक्षा आपके बांग्ला में हुई थी। इन्होंने फारसी, संस्कृति और बांग्ला का जो है गहन अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इनको जो है किन किन नामों से जानते हैं? इनको कहते हैं नव जागरण के अग्रदूत। क्या कहते हैं? नव जागरण, नव सभ्यता के अग्रदूत। क्लियर? अगला, इन्हें आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बता रहे हैं। देखिए, नव जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें पूछता है क्वेश्चन कि पहला ग्रंथ इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो मित्रों, जो पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था वो फारसी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि इनको कई भाषाओं का ज्ञान था और बहुत अच्छे से जानते भी थे भाषाओं के बारे में। ठीक है, इनकी जो पहली ग्रंथ आई थी फारसी भाषा में, उस ग्रंथ का नाम था तोहफत उल मुहद्दीन। क्या नाम था? तोहफत उल मुहद्दीन। ठीक है, ये एकेश्वरवाद को उपहार कहा। मतलब ये कहा कि तोहफत उल मुहद्दीन जो फारसी भाषा में लिखा हुआ है ये एकेश्वरवाद का उपहार है। एकेश्वरवाद का उपहार का मतलब क्या है? ये कई देवताओं, बहुदेव को ना मान के, बहुदेव का मतलब बहुत देवताओं को ना मान के, बल्कि एक ईश्वर में विश्वास करते थे। यानी इनका कहना था ईश्वर एक है और उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है और उसी से पूरी सृष्टि जो है निर्धारित मतलब संचालित होती है। अगला देखते हैं, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। कब किया था? 1815 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। ठीक है, अगला देखते हैं, 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की। देखिए मित्रों, एक एक चीज को समझिएगा। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अगला देखते हैं, ये डेट मिस्टेक हुआ है, अभी हम देख के बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये डेट मिस्टेक है। एक हम बताते हैं अगला, 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयासों से प्रकाशित हुई थी। ठीक, 1823 में जॉन डिग्बी के जो है प्रयासों से ये प्रकाशित हुई थी। अगला, 1828 में ब्रह्म सभा हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, मतलब एक ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं 1828 में। किसके लिए करते हैं? हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की बुराइयां थीं उन बुराइयों को जो है समाप्त करने के लिए। क्लियर? आप परेशान ना रहिएगा, अभी हम ये चेक कराते हैं क्या था, ये डेट मिस्टेक हो गया था। अगला देखते हैं, 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1817 में। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की एक स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं आपको। अगला दिखाते हैं, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है मित्रों, ये देखिए जो डेट था यहाँ पे, ये डेट है 1820 आपका।
1820 में प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा केवल। अगला देखते हैं 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। किसकी की गई थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक, आपको तो पहले ये समझ में आया इनके क्या क्या थे, इनको मतलब पिता कहा जाता था, आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, फिर हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना ये करते हैं 1828 में। फिर स्कूल से संबंधित यानी शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने 2 स्कूल की स्थापना की थी, 2 कॉलेज की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब आगे चल के 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। शिक्षा क्षेत्र में 2 कॉलेजों की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या करते हैं ये, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है देखो लिखा है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, मतलब भारत की पत्रकारिता के इन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन इन्होंने लिखा? 1821 में लिखा संवाद कौमुदी। 1821 में जो सबसे पहले पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी, इनका नाम था संवाद कौमुदी और लिखा हुआ था बांग्ला भाषा में। कौन भाषा में लिखा हुआ था? बांग्ला भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट इनकी जो पत्रिका आती है 1822 में, इसका नाम था मिरात उल अखबार। क्या था? मिरात उल अखबार। ये कौन भाषा में था? फारसी भाषा में। आप देख रहे हैं बंगला, फारसी, इंग्लिश, कई भाषाओं के जानकार थे ये। ठीक है, फिर अगला आता 1822 में ब्रह्म निकल जो है मैगजीन आती है एक, ये मैगजीन लिखी हुई थी इंग्लिश भाषा में। इनके द्वारा 3 पत्रकारिता लिखे गए थे, 3 पत्र लिखे गए थे। कौन कौन? फिर से देखिएगा, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्रह्म निकल मैगजीन। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध। यही ऐसे व्यक्ति थे राजा राममोहन राय जो सती प्रथा पर क्या किए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। कब लगा दिए थे? 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, बंद करा दिया था। अच्छा मित्रों, इसके पीछे हम एक छोटी सी कहानी भी बता देते हैं। सती प्रथा पे बैन लगाने के पीछे कारण कौन था? सती प्रथा पे बैन लगाने के पीछे कारण ये था कि इनकी एक भाभी थी, एक भैया थे। जब इनके भैया जी एक्सपायर हो जाते हैं तो भैया के एक्सपायर होने पर जब उनका दाह संस्कार किया जाता है, यानी अंतिम संस्कार जब किया जाता है, तो उसी समय, उसी दाह संस्कार के समय जब आग लगाई जाती है लकड़ी के ढेर पर जिस पे लाश रखी होती है, तो उसी पे इनकी पत्नी को बिठा कर जो है इनको भी सती कर दिया गया था। तो इन्होंने अपने आँखों से जब देखा तो इनको बहुत बुरा लगा। जब बहुत बुरा लगा तो इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन को छेड़ते हुए और अंत में आगे चल के जो है क्या करते हैं, 1829 में ये पूरी तरीके से जो है बैन करवा देते हैं एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से। अगला देखते हैं 1830 में अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा। अब देखिए इसके बाद की कहानी 1822, 1829 के बाद 1 साल के बाद की कहानी 1830 में अकबर द्वितीय राजा हुआ करता था। ये जो है क्या किया, ब्रिटेन भेजा। क्यों ब्रिटेन? इसलिए भेजा क्योंकि ये अपने पेंशन जो है बढ़वाना चाहता था इंग्लैंड से। ये राजा जो था अकबर द्वितीय इंग्लैंड राजा राममोहन राय को इसलिए भेजा कि हमारे पेंशन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। लेकिन जब ये राजा राममोहन राय जाने लगे इंग्लैंड जाने से पहले अकबर द्वितीय ने इन्हें एक उपाधि देती है, उस उपाधि का नाम था राजा। तब से राममोहन राय जो थे वो राजा राममोहन राय जो है कहलाने लगे। बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है राजा की उपाधि। अगला देखते हैं प्रथम भारतीय जो समुद्र पार के गए। मित्रों, हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा रूढ़वादिता था। कहते थे कि समुद्र पार करना अपराध है, लेकिन ये जो है तर्कवाद में विश्वास करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड जाते समय
ये स्थल मार्ग से ना जाके बल्कि समुद्र मार्ग से जाने का प्रण किया और इस मत को तोड़ा कि समुद्र पार करना अपराध है। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। जब ये जाते हैं समुद्र पार करके पहुंचते हैं इंग्लैंड, तो 1833 का समय था। 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? चलिए एक सेकंड समय दीजिएगा। चलिए हम आपको जो है बताते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। अब देखिए मित्रों, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज का विस्तार किया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। अब देखिए ये टॉपिक अलग था यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक कॉलेज के बारे में था, यहाँ पत्रकारिता के बारे में था, यहाँ सती प्रथा पे इन्होंने काम किया। उसके बाद 1830 में ये इंग्लैंड जाते हैं ब्रिटेन के राजा के पास। उसी समय अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया। तब से राम मोहन राय जो है राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। अगला प्रथम भारतीय जो समुद्र पार के गए थे और इस मत को तोड़ा कि समुद्र पार करना जो है अपराध है। अगला बात करते हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया। क्या? ब्रह्म समाज का विस्तार किया। और 1865 में ब्रह्म समाज क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो ये कहानी है इसको जानिएगा। ब्रह्म समाज और आदि समाज जो दो भागों में बढ़ता है, एक बन जाता है ब्रह्म समाज, एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। और आदि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। क्लियर? अब देखिए केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। यही केशव चंद्र सेन जी थे जो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया, एक ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाता है। ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाने के पीछे जो है कारण क्या था? ठीक है, ये ब्रह्म विवाह जो है एक्ट पारित करवाया। अब ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया, इसमें इन्होंने बताया, कहा कि जो किसी भी बालिका, किसी भी लड़की की शादी जो है उसके एक उम्र के बाद होगी, यानी 18 वर्ष के बाद होगी। लेकिन क्या होता है, आगे चलते समय जो है 1878 का समय आता है और ये खुद ही अपनी बात पे अटल नहीं थे जो इन्होंने कानून पास करवाया था, और अपने 12 वर्षीय पुत्री की शादी एक राजा के साथ कर देते हैं। अतः इनके सभा में क्या होती है, इनकी मीटिंग में, इनके समाज में जो है मतलब बहुत गलत हो जाता है और ये समाज जो है आदि ब्रह्म समाज फिर जो है पुनः टूट जाता है और टूट के जो है कई भागों में बढ़ जाते हैं। तो इतनी बात मित्रों आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां लगती होंगी तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या जो हमारे काउंसलर टीम की नंबर है उस काउंसलर टीम के नंबर से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से आपको जो है समझा दिया है। ठीक है, इसी के साथ अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, खूब पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।